स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आपातकाल को पूरे हुए 46 वर्ष। दुर्ग भाजपा कार्यालय में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। डेंगू के खतरे को भांपते हुए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने जिला प्रशासन को किया अलर्ट। दुर्ग के कई क्षेत्रों में केबल चोरी का मामला आया सामने। पुलिस ने केबल चोर को किया गिरफ्तार। प्रदेश सरकार में शिक्षा कर्मियों के 12,000 रिक्त पदों पर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षण कराने दुर्ग बीएड के छात्र ने निकाली साइकिल यात्रा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भारत के इतिहास में 25 जून की तारीख हमेशा के लिए दर्ज रहेगी। देश में आज से 46 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, जिसे लेकर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भाजपा कार्यालय दुर्ग में पत्रकार वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। सरकार के विरोध में आवाज उठाने वालों के खिलाफ कांग्रेस सरकार दमकारी रुख अपना रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक आज देश में आपातकाल लागू होने के 46वें वर्ष पर पत्रकारों से रूबरू हुए थे। उन्होंने बताया कि देश में 25 जून 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोप दिया था, जो 21 मार्च 1977 21 माह तक लागू रहा। एक प्रकार से देश में 1947 की आज़ादी के बाद दूसरी आज़ादी मिली थी। अंग्रेजों से आज़ादी के बाद लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। इस दौर में हर वर्ग के खिलाफ दमन चक्र चला, इसीलिए आने वाले समय में लोकतंत्र का कोई गला न घोंट सके, इसीलिए इसे काला दिवस के रूप में मनाकर देश की जनता को जागृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में आज भी आपातकाल की मनोवृत्ति रखने वाले राजनीतिक दल हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार दमनात्मक रवैया अपना रही है। चुनाव के बाद से यहां हिंसा का दौर जारी है। आए दिन हत्या हो रही है और महिलाएं अनाचार की शिकार हो रही हैं। महाराष्ट्र में एक अभिनेत्री के घर को बेवजह ढहा दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी सरकार अपने विरोधियों को कुचलने की मंशा को लेकर चल रही है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक आतंकवाद हावी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप है। केंद्र की योजनाओं के नाम पर सरकार वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। भूपेश सरकार के हाथों में राज्य सुरक्षित नहीं होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ की जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस से चुनाव के समय झूठे वादे कर जनता को छला है। शराबबंदी, बेरोजगारों को भत्ता, नौकरी, किसानों को बोनस जैसे कई वादों को पूरा करने में सरकार असफल रही है। शराब से कई घर उजड़ रहे हैं। अनाचार सहित आपराधिक गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। सरकार शराब की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने में व्यस्त है। इन मुद्दों पर आवाज़ उठाने पर दमन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री रमशीला साहू, लाभचंद्र बाफना, सांवला राम डहरे, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, निगम नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का क्रियाकलाप है और उनके सरकार का क्रियाकलाप है कि आज गौठान में कोई गाय नहीं है, सारे गाय आपके शहर में बैठे हुए हैं, स्मार्ट सिटी में वो रहते हैं। आप उसके स्मार्ट सिटी को थोड़ा जा करके देखेंगे। रोका 6 का 1 साल में फेल हो गया। गौठान से गाय निकल करके सड़क में आ गए। एक्सीडेंट लगातार बढ़ रही है। ये रोकने का काम आकर किसका है? जवाबदारी किसकी है? और इसलिए यदि उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है उस पर टिप्पणी करने का अधिकार हमें नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ गोबर राज्य है? आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। अनेक बार अजय चंद्राकर ने इस बात को लेकर के ट्वीट किया है, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। क्या बीजेपी कोई विरोध नहीं करेगी? गोबर राज्य मान लिया जाए छत्तीसगढ़? जिस प्रकार से सरकार चल रही है, पूरे प्रदेश को गुड़ गोबर कर दिया है। सरकार के द्वारा उनकी लचर व्यवस्था, ये पहले बार हुआ है कि बरसात आने तक सोसाइटियों में धान पड़ा रहा।
इसके पहले धान को स्टैकिंग पॉइंट में ले जाते थे, कस्टम मिलिंग के लिए भेज देते थे। इस बार बड़े नुकसान होने की प्रबल संभावना है। 19-20 में जो धान की खरीदी की गई थी, हम लोगों ने विधानसभा में पूछा क्या उसका हिसाब किताब हो गया, कितने हानि हुई है, लेकिन मंत्री जी जवाब नहीं बता पाए और 19-20 में उससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। सरकार की उदासीनता है उसमें। वास्तविक में आप बाज़ार में उस दवाई को खरीदेंगे और जन औषधि केंद्र खरीदेंगे, रेट में बहुत अंतर है। केंद्र सरकार की मंशा उसके पीछे यह है कि गरीबों को रियायत दर पर मिल जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और बाकी जो उस पर सतर्कता होनी चाहिए कि लोगों को मिले, ये चिंता करनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। सरकार दवाई दे रही है और नहीं भेज पा रही, तो इनको बताना चाहिए, हम लोग बात करेंगे उस विषय में। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बरसात का मौसम आते ही मौसमी बीमारियों का कहर बरपना शुरू हो जाता है। दुर्ग जिले में हर साल डेंगू और पीलिया से कई लोगों की मौत हो रही है। इस बार जिला प्रशासन डेंगू और पीलिया से बचने के लिए पहले से ही अलर्ट है। डेंगू के खतरे को भांपते हुए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने आज जिला प्रशासन के साथ एक बैठक ली है, जिसमें डेंगू को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में एक बार फिर डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। अब तक 10 लोग में डेंगू के लक्षण पाए गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। साल 2018 में डेंगू ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, जिसमें 5000 लोग डेंगू से पीड़ित हुए थे, तो वहीं 65 से अधिक लोगों की मौत डेंगू से हो गई थी, जिसमें अधिकतर बच्चे शामिल थे। इस बार भी कोरोना के बीच अब डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। शहर में बारिश के मौसम की शुरुआत में ही 4 डेंगू के संदिग्ध पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनका इलाज निजी और शासकीय अस्पतालों में चल रहा है। इन मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड में नज़र आ रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में अस्पतालों में अलर्ट घोषित कर दिया है। डेंगू को इस क्षेत्र में 2018 में काफ़ी संख्या में डेंगू के केसेस निकले थे और काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई थी। वही चीज़ को रिपीट ना हो, इसलिए एक कार्य योजना बनाई गई है। इसमें नगर निगम और भिलाई स्टील प्लांट सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसमें घर घर का सर्वे और टेमीफॉस का वितरण और इसके अलावा एंटी मॉस्किटो स्प्रेइंग भी शहरी क्षेत्र में जारी है। अभी तक 2 केसेस पाए गए हैं, परंतु उसका जो ट्रेस किया गया है वो बाहर से आए वो केसेस है। परंतु अभी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि डेंगू के मच्छर जनरली मॉर्निंग में ही काटते हैं और मच्छरदानी का प्रयोग सभी लोगों को करना आवश्यक है। आपको बता दें कि जिले में मानसून के शुरुआती दौर में ही डेंगू की आहट से चिकित्सक भी हैरान हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के अनुसार अक्सर 15 जुलाई के बाद डेंगू के मामले प्रकाश में आते हैं। इस बार टाउनशिप में एक मरीज समय से करीब 1 माह पहले ही मिला है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए हैं। विभाग आगे की तैयारी को लेकर अलर्ट हो गया है। टाउनशिप में इस्पात सुविधा की टीम द्वारा ऑयलिंग, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव व फॉगिंग की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर जिला मलेरिया अधिकारी कमल नारायण तिवारी का कहना है कि जिले में डेंगू के मरीज मिले हैं, तुरंत कार्यवाही करते हुए दोनों को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरीज के घर के लोगों का भी सैंपल लिया गया। आसपास घरों या कूलर, टंकी, पानी पीने के बर्तन, फूलदान, टायर जैसे जगहों में महफूज रहते हैं। इस तरह के स्थानों में पानी एकत्र हो तो पहले उसमें दवा का छिड़काव करें, फिर पानी को फेंका जाए। उसके संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला मलेरिया अधिकारी और हमारी जन स्वास्थ्य की टीम वहां पर जा कर के सोर्स रिडक्शन संबंधित कार्य की, जिसमें वहां पे उनके घर के लोगों का भी स्लाइड लिया गया और बाकी घर के सभी सदस्य स्वस्थ हैं। इनका प्लेटलेट कम था, तो डेंगू की तो सस्पेक्टेड था, उसका एलिजा टेस्ट के लिए सैंपल लेके आए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो उसकी पुष्टि हुई। एक सस्पेक्टेड भी बताया जा रहा है। सस्पेक्टेड है सेक्टर 6 का, जो उत्तर प्रदेश से आया हुआ है। अभी उसकी जांच नहीं हुई है, हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ दुर्ग। क्षेत्र में हो रहे केबल चोरी की सूचना पर आरोपी ईश्वर यादव को मोहन नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी किए गए तार को जब्त किया। वहीं आरोपी ईश्वर यादव को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
दुर्ग के कई क्षेत्रों में केबल चोरी की घटनाएं लगातार सुनने को मिल रही थी। ऐसी ही सूचना मोहन नगर पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मोहन नगर पुलिस ने आरोपी ईश्वर यादव को गिरफ्तार किया है। वह आरोपी के कब्जे से तांबे का तार, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपये आंकी गई है, उसे भी जब्त किया है। घटना 25 जून 2021 की है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मोहन नगर थाना प्रभारी ब्रजेश कुशवाहा ने इस तरह की जानकारियां दी। थाना मोहन नगर क्षेत्र में लगातार एक सूचना मिल रही थी कि केबल वायरों की चोरी हो रही है, जिस पर से पुलिस के द्वारा उस पर निगाह रखी जा रही थी। और आज दिनांक को एक आरोपी ईश्वर यादव के कब्जे से हमने केबल तांबा वायर जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 40-50 हज़ार रुपये के आसपास है। और उस पर से उसको गिरफ्तार करके 41/4/379 के तहत रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। हाँ, इसके पूर्व में भी अपराध मामला रहा है, नशा करने का आदी है और इसके द्वारा अपराध कारित किया गया है। फिलहाल सूचना पर तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी मुखबिर के बताए स्थान दीपक नगर दुर्ग के लिए रवाना हुई और आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जो अपने पास तांबे का तार रख दुर्ग में बेचने के फिराक में था। लेकिन आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब हो पता पुलिस ने उससे पहले ही धर दबोचा और सलाखों के पीछे किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ दुर्ग। प्रदेश में शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया लंबित होने से बीएड के छात्र ने दुर्ग से साइकिल यात्रा शुरू की है और 5 संभागों में 1458 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। प्रदेश में शिक्षा कर्मियों के 12,000 रिक्त पदों पर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने दुर्ग से बीएड के छात्र नंद किशोर वर्मा ने साइकिल यात्रा प्रारंभ की, जो छत्तीसगढ़ के सभी 5 संभागों में पहुंचकर शिक्षा कर्मियों को जागरूक करते हुए 1458 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। दुर्ग से यात्रा प्रारंभ करने के दौरान छत्तीसगढ़ प्रशिक्षक डीएड बीएड संघ ने नंदकिशोर वर्मा का तिलक व आरती उतार कर उनके जज्बे को सलाम किया। इस मौके पर नंदकिशोर वर्मा ने अपनी साइकिल यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि प्रदेश के डीएड व बीएड के छात्र प्रदेश सरकार के द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती नहीं किए जाने से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिनके मनोबल को ऊंचा करने व प्रदेश सरकार का ध्यान शिक्षा कर्मी के रिक्त पदों पर आकर्षित करने उन्होंने साइकिल यात्रा प्रारंभ की है। उन्होंने कहा कि उनकी साइकिल यात्रा का अंतिम पड़ाव प्रदेश के राजधानी में होगा, जहां वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट कर छात्रों की व्यथा से उन्हें अवगत कराने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। से जो लंबित प्रक्रिया है शिक्षक भर्ती की, उसमें हमारे साथी बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, बार बार आंदोलन भी कर रहे हैं। कई बार अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन भी किए, लेकिन बार बार हमें एक कह जाए तो झूठा दिलासा दिया गया कि इतने दिन तक हम कर देंगे, इतने दिन तक कर देंगे। पिछले साल सितंबर में भी हुआ था ये आंदोलन। उसके बाद बोले और सरकार अपने वादे से मुकर गई है, फिर कोरोना का बहाना बना रही है। तो हमारे साथी ये भाई नंद किशोर हमारे लिए ना कि चयनित साथी हैं, फिर भी हमारे जो बेरोजगारों की पीड़ा देखकर उन्होंने निश्चय किया कि ये एक साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। इसके लिए हम तो उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम सरकार से निवेदन भी करना चाहते हैं कि अब और कितना देर हम सहेंगे नियुक्ति के लिए। ये हमारे लिए एक अन्याय हो रहा है। आप बोलते हैं सबके लिए न्याय करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो अन्याय ही हो रहा है। निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि भाई नंद किशोर के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो हम एक उत्साह, हमारे युवाओं के बीच एक उत्साह प्रदान करेगा और हम निश्चित रूप से सफल होंगे। आज नहीं तो कल हम हमारा अधिकार लेके रहेंगे और हम इसको एक अधिकार के रूप में ही हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं या एक हम शो कर रहे हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि सरकार इतने दिन से जो 2.5 साल से लगभग 2.5 साल से जो भर्ती प्रक्रिया है, उसमें निश्चित रूप से जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल मानसिक रूप से अवसाद ग्रसित है और उनके साथ साथ उनके परिवार वालों का भी हाल बहुत बुरा हाल है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब तो उनको सुध लेना चाहिए। युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है सरकार में, सत्ता में, और अगर वो समझेंगे तो ये भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से वो उनको एक तरह से सेटिस्फाइड कर पाएंगे, संतुष्ट कर पाएंगे और आगे के लिए उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। सर, मैं ये यात्रा राजनांदगांव से शुरू किया हूँ और ये 5 संभाग से होते हुए इसको 1 जुलाई को रायपुर में
समाप्त किया जाएगा। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जो शिक्षक भर्ती का जो नियुक्ति अभी पेंडिंग है सरकार द्वारा, तो उसके लिए छात्र बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि उन सभी छात्रों का हौसला अफजाई हो और कहीं ना कहीं इस यात्रा के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ आगे तक पहुंचती है कि इन लोगों को नियुक्ति जल्द से जल्द प्रदान की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के सिंधु समाज एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को दुर्ग के सिंधी गुरुद्वारे में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगवाने पहुंचे। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैट एवं सिंधी समाज के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर 4 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया है, जो दुर्ग स्थित सदाई दरबार में हो रहा है।
सभी चैम्बर वालों की, कैट वालों की, हम समाज वालों की यह प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को टीकाकरण हो जाए, क्योंकि जैसा सभी जानते हैं कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र उपाय है। और हम चाहते हैं कि सभी समाज वालों से भी चाहेंगे भी हमारे सिंधी समाज वाले भी जो आसपास के क्षेत्र में रहने वाले हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ के इस कैंप का लाभ लें और अपना वैक्सीनेशन करवाएं। मां बमलेश्वरी मंदिर के पट खुल गए हैं, पर कोरोना काल के कारण नहीं पहुंच रहे श्रद्धालु, जिस वजह से दुकानदारों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कमी आने के बाद राज्य के प्रायः सभी जिलों में लॉकडाउन समाप्त कर दिया गया है। वहीं मंदिरों के पट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके बावजूद मंदिरों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसका असर मंदिर परिसर में पूजा व अन्य सामग्री बेचने का कारोबार करने वाले दुकानदारों पर पड़ रहा है। उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब इन्हें सरकार से सहयोग की अपेक्षा है। कुछ यही स्थिति छत्तीसगढ़ में श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर की भी बनी हुई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कहर से प्रभावित राजनांदगांव जिला में 9 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। लगभग 48 दिनों के बाद लॉकडाउन में आंशिक रियायत देना प्रशासन ने प्रारंभ किया था। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद फिलहाल सभी गतिविधियों को संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत जिले के सभी धार्मिक स्थलों को भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। सामान्य दिनों में डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में हजारों की संख्या में दर्शनार्थी मां के दर्शन व पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। स्थिति यह है कि गिने चुने श्रद्धालु ही मां के दरबार में पहुंच रहे हैं, जिसका असर यहां पूजा सामग्री के साथ अन्य सामान बेचकर जीवन यापन करने वालों पर काफ़ी पड़ा है। स्थिति यह है कि इनके समक्ष रोजी रोटी की व्यवस्था करने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस स्थिति में इन्होंने सरकार से आर्थिक सहयोग प्रदान किए जाने की मांग की है। मंदिर परिसर में पूजा सामग्री की दुकान संचालित करने वाली शुभांगी श्याम कुंवर तथा हीरालाल मेश्राम ने बताया कि मंदिर में दर्शनार्थियों के न आने से उनके दुकानों से सामान की बिक्री काफ़ी कम हो गई है, जिससे उन्हें काफ़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। दर्शनार्थियों के कम आने के लिए वे यहाँ के रोपवे के बंद होने को भी मान रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की भी मांग की है। सर बहुत दिक्कतें आ रही है, हमारी 1.5-2 महीने से दुकानें बंद है, तो हमारा व्यवसाय में बहुत, हम दूसरे काम कर भी नहीं पा रहे हैं और मिल भी नहीं पा रहा है कोरोना के कारण। मंदिर का रोपे बंद है तो उस कारण भी यात्री बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कम यात्री आ रहे हैं। इसी के बदौलत हमारा घर वगैरह चलता है। सरकार से यही निवेदन है कि हमारे लिए भी कुछ सोचे, हमारे लिए भी कुछ करे। समस्या ऐसा है सर जी कि धंधा रोजी रोटी तो इसी के माध्यम में चल रहा है अपना, और उसी वजह से अपना अभी कारोबार टोटल बिल्कुल अभी कम में है, कम माध्यम में चल रहा है, तो अपने को भी कुछ सरकार तरफ से कुछ आशा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। स्नान पूर्णिमा में खूब नहाने के बाद बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक गर्भगृह से अलग दूसरे भवन में रहेंगे और आयुर्वेदिक औषधि से युक्त काढ़ा पी रहे हैं। महाप्रभु को स्वस्थ करने के लिए जो सेवा की जाती है वह गुप्त होती है और इस दौरान बनाए जाने वाले काढ़े की विधि किसी को नहीं बताई जाती। वहीं 12 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी। बीमार हो गए हैं महाप्रभु देव। स्नान पूर्णिमा के बाद न तो मंदिरों के घंटे बज रहे हैं और न ही गर्भगृह के द्वार खुल रहे हैं। पुजारी कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ विष्णु का स्वरूप है और मानव स्वरूप में वे जगन्नाथ के रूप में धरती पर आए, इसीलिए वे बीमार भी पड़ते हैं, इसीलिए इन्हें उपचार की भी ज़रूरत पड़ती है। देव स्नान पूर्णिमा के बाद बीमार पड़े भगवान का उपचार किया जा रहा है। पुजारी बताते हैं कि आषाढ़ में बारिश शुरू हो जाती है, लोग इस बारिश में भीगते हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ भी बारिश में खूब नहाए और फिर बीमार पड़ गए और उन्हें भी औषधि खानी पड़ी। यह परंपरा हमें सिखाती है कि हमें बारिश में अपना ख्याल किस तरह रखना चाहिए, क्योंकि भीगने से जब भगवान बीमार पड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं बीमार होगा।
सेक्टर 6 जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने बताया कि आयुर्वेदिक काढ़े में पिपली, जावित्री, शहद, नीम, केसर के सहित कई ऐसे मसालों का उपयोग किया जाता है जो शरीर को सर्दी, जुकाम, बुखार आदि में लाभदायक हो। इधर अनसर गृह में भगवान को उल्टा सुलाया गया है। नेत्र उत्सव के पहले भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाएंगे, पर इससे पहले लगातार 15 दिनों तक भगवान की गुप्त पूजा की जा रही है। इसमें काढ़े को लेकर पूजन तक की सेवा सब इस तरह की जाती है कि उसे कोई देख ना पाए। इसीलिए भगवान को मंदिर के गर्भगृह की जगह अनसर गृह में रखा गया है। जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा है और स्नान पूर्णिमा के दिन में श्री ठाकुर जी मंदिर से निकलकर स्नान मंडप पर जाते हैं और अपने भाई बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ में, और उनका स्नान जन दर्शन के साथ में उनका स्नान किया है, स्नान होता है। और उस स्नान के बाद में वो जो है उनको 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और उसके बाद भगवान जो है, आज वर्षा का मौसम है और भगवान को मतलब कि भक्तों के द्वारा मतलब पूरा स्नान कराया गया है, तो भगवान जो है अभी अस्वस्थ होते हैं। तो अभी भगवान अस्वस्थ होंगे और उसके बाद अनसर में 15 दिन के लिए भगवान अनसर गृह में जाएंगे विश्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज भिलाई। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।